We have Dr. C.L. Prajapati sir with us. Yesterday, sir took a very detailed lecture on correlation analysis, and today, sir will take a lecture on regression analysis. So, without wasting much time, please join me in extending a warm welcome to Dr. C.L. Prajapati sir. आज पुनः आपके साथ कुछ बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये अवसर मिला है हमें समाजशास्त्र विभाग की ओर से। कल कुछ हाँ बहुत सी ऑनलाइन ऐसी बढ़िया। बातें थी हाँ वो क्या जो करते हैं, कोरिलेशन के पहले संदर्भ में इसलिए रह ही तो गई थी। पूछना है उनसे। वो अन्य कुछ भी कुछ ऑनलाइन धारणाएं थी, व्यवस्था है विधियां तो थी, वो आपकी भी जो रह गई। तहसील लगती होगी वहाँ के लेकिन रिसर्च की तहसीलदार के दृष्टि बाबू से को दिखता है तो वो ऑनलाइन फॉरवर्ड भी करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पर्याप्त फीलिंग है। बेस्ड है। थोड़ा सा आर्टिस्ट आज जो है हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे देखना। एक्चुअल में ये सहसंबंध जैसा लगता है, सहसंबंध में हमने देखा था दो चरों के बीच में संबंध को देखने के लिए सहसंबंध का उपयोग करते हैं। रिग्रेशन में भी हम दो चरों के बीच में परिवर्तन की दिशा का अध्ययन करते हैं। एक स्वतंत्र चर रहता है और दूसरा आश्रित चर रहता है। एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर की एक्टिविटीज पर पड़ता है, वो रिग्रेशन है। एक्चुअल यदि हम उदाहरण के रूप में कहें तो उदाहरण के रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन हम कितना बढ़ाएं जिससे कि मूल्य ज्यादा कम ना हो और आपका प्रॉफिट भी बढ़ा। पूंजी का इन्वेस्टमेंट हम कितना ज्यादा करें जिससे कि हमारा लाभ अधिक हो जाए। कितना हम मजदूरों की संख्या में वृद्धि करें जिससे हमारा प्रोडक्शन और लाभ दोनों बढ़ जाए। ये सवालों का जवाब हमारे पास सहसंबंध में नहीं है। सिर्फ इतना बार संबंध है कि नहीं, लेकिन इन सवालों का जवाब हमारे पास प्रतिगमन विश्लेषण में मिलता है। एक वस्तु में यदि किसी प्रकार का कोई चेंज है तो उसका प्रभाव दूसरी वस्तु के ऊपर संभावित रूप से कितना पड़ेगा, इस बात का अध्ययन प्रतिगमन समीकरण में किया जाता है। ये प्रतिगमन समीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयोग है प्रमुख संख्या शास्त्री गाल्टन, इन्होंने प्रतिगमन का सही सलामत विश्लेषण किया और अध्ययन में ये पाया, और काय का अध्ययन किया
एक पिता और पुत्र की हाइट के संदर्भ में। जब उन्होंने पिता और पुत्री की ऊंचाइयों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि सामान्य रूप से जो व्यक्तिगत ऊंचाइयों का झुकाव औसत ऊंचाइयों की ओर होता है, अर्थात ऊंचे पिता के पुत्र कम ऊंचे होते और ठेगने पिता के पुत्र कम ठेगने। ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला, गाल्टन ने निकाला और पाया कि पिता की ऊंचाइयों की अपेक्षा ऊंचाइयां औसत से अधिक निकट होती हैं। इसी प्रवृत्ति को हम प्रतीक गमन या वापस जाना। आज बड़ी मजे की बात है कि एक स्टडी आई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य हैं, 7 राज्य हैं भारत में, जहां पर के बच्चों की ऊंचाई घट रही, लंबाई घट रही। क्या कारण हो सकता है? न्यूट्रिशन, कुपोषण इन राज्यों 7 राज्यों में ज्यादा पाया गया, जिसके कारण जो है यहाँ के विशेष रूप से लड़कियों की ऊंचाई और ज्यादा घट रही, क्योंकि हमारा पितृ प्रधान समाज है। अभी भी काफी जगहों पर पुत्री की जगह पुत्र को ज्यादा तरजीह दी जाती है और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ हमारे पढ़े लिखे समाज में वो असर कम दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में संबंध देखने के लिए सहसंबंध में हम ये देख रहे थे कि सहसंबंध में एक ही सूत्र से उसकी गणना कर लेते हैं। समीकरण हमको दो नहीं बनाना पड़ता, एक ही सूत्र से सहसंबंध ज्ञात कर लेते हैं कि एक दूसरे से सहसंबंधित है कि नहीं है। लेकिन प्रतीप गमन में ज्ञात करने के लिए हमको अलग अलग समीकरण निकालना पड़ते हैं और इसमें 2 चर रहते हैं। जिस तरह से सहसंबंध में x चर और y चर, उसी तरह से प्रतीप गमन समीकरण में भी 2 चर रहते हैं, x चर और y चर। एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर जो है आश्रित होता है। तो इस तरह यदि हम इन चरों का निर्माण कर लेते हैं, समीकरण का निर्माण कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, तब हम रिग्रेशन या प्रतीक गमन का कैलकुलेशन उससे कर सकते हैं। तो उसका पहले समीकरण बनाने का क्या होता है, जैसे x चर है तो x चर का y चर पर क्या समीकरण होगा। इसमें सर मेरा ख्याल बोर्ड तो रहेगा नहीं, इसमें बोर्ड का इशू, इसमें बिना कैलकुलेशन के काम पता नहीं इसमें कैसे क्या ये इसको प्रदर्शित कर देंगे, आ सकता है क्या? तो कम से कम बच्चों को बोलने का मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए टोटल जो है इसमें भी हमारे पास क्या, ये देखो पूरा फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यदि ये आ जाए तो इसमें थोड़ा सा सर प्लीज शेयर योर नोट्स सर। चलिए, जब तक आप ये देख रहे हैं तो हम क्या बता रहे थे, x का y पर समीकरण। लेकिन इससे पहले हम कुछ प्रतीक गमन जो होता है कितने प्रकार का होता है, इसके मोटे ऐसे प्रकार बता देते हैं। प्रतीक गमन जो है
13 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है रैखिक प्रतीपगमन, दूसरा होता है बहुपद प्रतीपगमन, तीसरा होता है लॉजिस्टिक, चौथा होता है क्वांटम, पांचवा होता है इलास्टिक लैग, छठवां होता है प्रमुख घटक प्रतीपगमन, सातवां होता है प्रकार आंशिक न्यूनतम वर्ग प्रतीपगमन, आठवां होता है वेक्टर का समर्थन का प्रतीपगमन, 9वें नंबर का होता है सामान्य प्रतीपगमन, 10वां होता है पाइसन प्रतीपगमन, 11वां होता है नकारात्मक द्विपद प्रतीपगमन, 12वां होता है क्वासी पाइसन प्रतीपगमन और 13वें नंबर का होता है कॉक्स प्रतीपगमन। इस तरह से ढेर सारे प्रकार होते हैं, लेकिन तो ये 13 प्रकार के प्रतीपगमन होते हैं। 13 का कॉक्स, पहला रैखिक प्रतीपगमन, दूसरा बहुपद प्रतीपगमन, तीसरा लॉजिस्टिक प्रतीपगमन, चौथा क्वांटल प्रतीपगमन, पांचवा इलास्टिक प्रतीपगमन, छठवां प्रमुख घटक प्रतीपगमन, सातवां आंशिक न्यूनतम वर्ग प्रतीपगमन, आठवां वेक्टर का समर्थन प्रतीपगमन, नौवां वेक्टर का समर्थन प्रतीपगमन, नौवां सामान्य प्रतीपगमन, 10वां पाइसन प्रतीपगमन, 11वां नकारात्मक द्विपद प्रतीपगमन, 12वां क्वासी पॉइसन प्रतीपगमन और 13वां कॉक्स प्रतीपगमन। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार हैं, लेकिन हम जो है जो अध्ययन करना है, हमें सामान्य जो है प्रतीपगमन समीकरण का अध्ययन करना है। इसमें सिर्फ जो है हम इतना बताएंगे, आज बहुत जल्दी से हम खत्म कर देंगे और क्योंकि 2 ही समीकरण आपको बताएंगे और उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक सवाल लेंगे, बाकी हो जाए। जैसे हमें आपसे चर्चा की थी कि कोई दोनों चर अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे पे आश्रित हैं। कभी x y पर आश्रित हो जाता है और कभी y x पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हमने पहला समीकरण बनाना है x का y पर प्रतिगमन, इसे लिखना है इक्वेशन इक्वेशन x अपॉन y। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस a इक्वल टू r।
स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, ब्रैकेट y माइनस a y। ये इक्वेशन नंबर क्या कहलाता है? ठीक है। यहाँ x क्या है? a एवरेज है, x क्या का एवरेज है, r correlation, r means correlation between x and y, then sigma x, sigma means standard deviation of x, sigma y, standard deviation of y, then y term, then a, average of y। ठीक, ये समीकरण आपका पहले नंबर का हो गया। जब हम कब बनाना है? x का y पर समीकरण हमको बनाना है। x चर का प्रभाव y चर पर कितना पड़ता है, या x में यदि चेंज कुछ हुआ है तो y पे संभावित कितना परिवर्तन होगा। जब हम इस तरह का कुछ ज्ञात करना चाहते हैं तो इस तरह से इस पहले समीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोरे माता पिता की संतान गोरी पैदा होंगी कि नहीं, इसको निकाल लोगे तो या गोरी माँ काले पिता की संतान गोरी होगी या काली होगी। ये समस्या और कई तरह से मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग इस तरफ अट्रैक्शन बना रहे, इसीलिए मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो इस समीकरण का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा समीकरण आता है कि रिग्रेशन इक्वेशन एट y अपॉन x, क्या बनाना है? समीकरण नंबर 2 बनाना। तो समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y upon x y upon x। अपॉन, तो इसके ऊपर यदि बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y minus y माइनस a y a y इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस a x a a। तो ये समीकरण नंबर कहलाएगा 2। बस अब आपको ये रिग्रेशन ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इसमें भी है पहले से आपको पता, क्या पता? आपको एवरेज ऑफ x, एवरेज ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। यदि इतनी चीजें आपको मालूम है, इसके माध्यम से आप जो है अपना रिग्रेशन निकाल सकते हैं, तो पास कर सकते हैं और देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा भविष्य में एक चर के परिवर्तन से दूसरे चर पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल देखने के लिए आपको एक सवाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सवाल? कि एक समान दिए हुए हैं x और y, ठीक है, ये x और y के समान है। मान लीजिए x 6 है और ये y,
अब इसमें इसका ए और इसका स्टेप, तो एक्स सीरीज का ए कितना है 10 है और इसका स्टेप डेरिवेशन 4, ठीक। इसका 50 है एवरेज और इसका 5 और आर बराबर कितना है, आर बराबर इसमें पॉइंट ए, क्लियर। तो इसका समीकरण बनाएं, इसको समीकरण में बनाएंगे। पहले x अपॉन y करना है और फिर y अपॉन x करना है। तो जब हम क्या करना चाहेंगे, ये फर्स्ट को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन X minus 10x equals to y x y, तो ये कौन सा आएगा फर्स्ट फॉर्मूला, तो x माइनस क्या बताएगा 10x x का 10 r पॉइंट ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फॉर 4 upon 5 standard 4 equals to 4 upon 0.8 तो इसके 4 अपॉन 5 minus 50 ये आपका इक्वेशन फिट किया आपने। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने की क्या करना पड़ेगा, इसको इससे सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0.8 और इसको बाहर दे देंगे, 0.8 आएगा, माइनस 10 रुपये कितना आया 40, फिर किया y माइनस ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, सब पूरा अब इसको क्या करना है यहाँ से सब कर देंगे, तो x माइनस 10 इक्वल टू 8.64 0.64 और ये हुआ y माइनस 50, ठीक है। और फिर सॉल्व करें x माइनस 10 इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को खत्म करना है, तो क्या करेंगे इसका इसमें मल्टी कर देंगे, तो 0.64 y माइनस, अब 50 का मल्टी करेंगे 0.64 में कितना आया 32, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अपन ये गणित में पक्षांतर करते हैं, न्यूमेरिकल और अल्फाबेट अलग अलग कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे x इक्वल टू 0.64 y माइनस 32 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 64 y माइनस 22, तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन अपॉन x अपॉन y का रिग्रेशन क्या बना आपका, ये इतना, ठीक है।
अब आपको बनाना है दूसरे नंबर का समीकरण बनाना। तो दूसरे नंबर का समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे नंबर का समीकरण बनाने के लिए हमको y माइनस ay equal to r standard deviation of y, standard deviation of x और x माइनस ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इसको क्या करें हम 2 में फिक्स कर दें। 2 में फिक्स करेंगे कैसे करेंगे? यहाँ y इक्वल टू ये कितना था y का 50 Yes, sir. और सेम है और इसमें क्या था 5/4. 5/4 और x माइनस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए जैसे नीचे किया था वैसा ऊपर को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में y माइनस 50 और ये कितना हो जाएगा 1/5 x माइनस 10। अब क्या करेंगे y माइनस 50 और इसका गुणा किया तो 1 आएगा उधर 1. यहाँ बराबर है 1 और x माइनस 10। तो फिर इसको किया है y माइनस 50 इक्वल टू x माइनस 10। तो y इक्वल टू x माइनस 10 Plus 14. प्लस 50. 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 y y x इक्वल टू x x माइनस प्लस आएगा ना उधर कम x plus 14 plus प्लस। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 13. ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होता है ये हमने सरल इक्वेशन बना दिया। अब मान लीजिए किसी x चर का या y चर का मान कुछ से दिया हुआ, जैसे हमको छतरपुर के मंडी का भाव दिया हुआ है कि आज मंडी के भाव ये है, तो कानपुर मंडी का भाव क्या होगा? इस तरह का कोई सवाल यदि होगा हमारे पास, वास्तविक में क्या परिवर्तन होगा या सेम रेट होंगे, इसका यदि अध्ययन करना है तो हमको इनमें से थोड़ी सी जानकारी न हो तो हम इस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं कि छतरपुर में यदि आज ऐसा है तो कानपुर में कैसा होगा। इस तरह से हम फोरकास्ट कर लेते हैं और यही हमारे अनुसंधान में जो होता है, इस अनुसंधान में इसी तरह की फोरकास्ट जो है कर करके और हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। और यही आपकी अनुसंधान का एक जो है टेक्निक है, इस अनुसंधान के माध्यम से आप अपने रिजल्ट को इस तरफ जो आपके डाटा होंगे उस तरफ ले जाएंगे, आप अपने मन से नहीं ले जाएंगे। यद्यपि कहा गया है कि सांख्यिकी डाटा वो इस तरह का एक मिट्टी है कि उस मिट्टी को आकार देने का काम किसका है? जो विश्लेषक है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस मिट्टी का वो राक्षस का निर्माण करता है या किसी देवता का निर्माण। लेकिन यदि आपके पास पहले से डाटा है और
विश्लेषक को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष होता है तो रिजल्ट आपके एक्चुअल आते हैं, सही आते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है प्रैक्टिस के लिए कि एक डाटा है क्या हुआ है, लिख चाहे तो लिख ले। निम्न में से कलकत्ता में 70 रुपए मूल्य के कलकत्ता में 70 रुपए मूल्य होने पर मुंबई में संभावित मूल्य की गणना कीजिए। या संभावित मूल्य क्या होगा? तो आपको बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए? एक तो एवरेज कलकत्ता का मालूम होना चाहिए, मुंबई का मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मालूम होना चाहिए कलकत्ता का और मुंबई का, और क्या मालूम होना चाहिए, सहसंबंध गुणांक, दोनों नगरों के बीच के कोरिलेशन कितना है। तो 3 चीजें मालूम है। तो इसमें देखिए इसका बिक्री है कलकत्ता, मुंबई, मुंबई का ए है और मुंबई का है 70 और कलकत्ता का है 22 और आर है 0.3। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? मुंबई मान लो, एस मान लिया तो ये एक्स हो गई, हाँ पॉइंट एट कर लीजिए, 0.9 कर लीजिए, जो करना है वो महत्वपूर्ण है। अब ये है तो आप क्या करेंगे, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुंबई का कलकत्ता पर प्रतिगमन समीकरण बनाओ। मुंबई का कलकत्ता पर बनाओ, क्या आप ऐसा कर लो, रिग्रेशन इक्वेशन वाई। तो इसको क्या करना है, आपके पास रखा होगा x minus 0 माइनस half वाई वाई माइनस a अब इसको फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। ठीक है, x माइनस ax कितना है, 67 7 इक्वल टू 0.8 का रिलेशन कितना है, 0.8
3.5 है स्टैंडर्ड डेविएशन है और 2.5 2.5 y माइनस 65। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। x is equal to 1.12 y minus 5.8. कितना? The x is equal to 1.12 y minus 5.8. तो अब इसको यहाँ से हमने क्या किया x माइनस 6 ये कितना आया? 1 पॉइंट कितना आएगा? ये सब सॉल्व करने पर 1.12 आएगा। 1.4 तो x माइनस 6 का मल्टी कर दीजिए 1.12 y माइनस 5। अब क्या करें? x माइनस 6 इक्वल टू इसको क्या कर देंगे 1.12 y माइनस अरे सॉरी इससे क्या है इससे मल्टी होगा ना इसमें बिठा जाएगा 6 5 को मल्टी करें 1.1 72.8 72.88। अब क्या है क्या मुंबई को अपन ने क्या माना था? मुंबई में कलकत्ता को कलकत्ता माना था। कलकत्ता में 70 रुपए मूल्य है और कलकत्ता को क्या माना? वाई। ठीक है ना? तो ये वाई का मान आपके पास पहले से दिया हुआ है कितना? 70 दिया है ना? तो आप यहाँ क्या करेंगे x यहाँ बराबर कर लेंगे। ठीक है, x बराबर 1.12 y माइनस 72.8 ऐसे है ना प्लस 67 ये आए। अब यहाँ क्या करेंगे x इक्वल टू 1.12 मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है 70 माइनस 72.8 प्लस 67। अब इसको सॉल्व कर दीजिए x इक्वल टू इसका मल्टी करें 78.4 माइनस माइनस 70 5.8 सर इन दोनों को माइनस कर दिया हाँ हाँ यहाँ कितना आएगा 5.8 5.8। ठीक है, तो आप क्या है 78 में 4 में 5.8 माइनस 5.8
इसको माइनस कर दीजिए तो x इक्वल टू 72.6. 72.6। तो क्या करेंगे कि गुणवत्ता में यदि कीमत 70 रुपए है. 70 रुपए है तो मुंबई में कितने 72. कितने रुपए होंगी 72.6. क्लियर। तो इस तरह से हम जो है इसको ज्ञात कर लेंगे। अब सवाल क्या है इसमें कितने सॉल्व करते रहिए, अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह का काम चलाओ, आपका काम कल ज्यादा टाइम हो गया था और काम भी नहीं हो पाया था, आज भी जो है वो ज्यादा जल्दी खत्म करने का प्रयास। और यदि आपसे कोई प्रश्न हो, कुछ क्वेरी हो 15 मिनट तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir, for accepting our invitation and taking your valuable time for us. Now, I would like to call Shri Utkarsh Khanna ji to express his vote of thanks. A very good afternoon to all of you. It's my privilege to propose a vote of thanks from all the students and attendees of your session and acknowledge the contribution of our honorable professor. I extend my heartfelt gratitude to Dr. C.L. Prajapati sir for his invaluable contribution to our learning journey in regression analysis. His insightful teaching, dedication, and ability to simplify complex concepts by giving humorous and engaging examples have empowered us with a deeper understanding of this crucial statistical method. We appreciate his unwavering commitment to fostering our academic growth, and we are truly fortunate to have had him. Thank you, Dr. Prajapati sir, for your outstanding efforts and for sharing your expertise with us. Thank you so much. धन्यवाद आपको पुनः बुलाने के लिए।